फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी की सेकंड क्लास को स्टार्ट करेंगे। और ये रिवीजन सीरीज़ चल रही है हमारी। पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में हम लोग एक ब्रीफ जो है रूप से उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि जो संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। तो संविधान सभा जो थी, इसमें ये संविधान सभा में इसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसके बाद जो है संविधान सभा जब बनकर तैयार होती है, जब जो संविधान सभा जो है वो उसको ख़त्म किया जाता है। और ख़त्म करने के बाद में जब इसको 114 दिन की बहस हो चुकी होती है, तो यही संविधान सभा से संविधान सभा के मेंबर्स जो है, जो मेंबर्स हैं, या कह सकते हैं कि जो प्रतिनिधि हैं संविधान सभा के, उनको जो है ये इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए बोला जाता है। और लॉर्ड वेवेल जो है उस समय वाइसराय थे, और वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, और उसके वो हेड थे, या कह सकते हैं प्रेसिडेंट थे। तो टोटल 395 अनुच्छेद और उसके साथ जो है 8 अनुसूची या कह सकते हैं शेड्यूल। और उसके बाद जो है कितने भाग थे? 22 भाग, ठीक है। 22 पार्ट्स, 22 पार्ट्स में 8 रूल थे और 395 अनुच्छेद थे, ये आर्टिकल्स थे। ये जो है, जो हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसमें ये अनुच्छेद जो थे 395 थे, ठीक है। अब इसके बाद वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष, जैसा कि मैंने बताया, वेवेल बने। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन बन गए थे। 1946 का जो समय है, उस समय ये सरकार बन के स्टार्ट होती है। और इस सरकार में जो मेंबर्स होते हैं, उनमें 3 मेंबर मुस्लिम लीग के होते हैं, एक यूनियनिस्ट पार्टी का होता है, और उसके बाद रजवाड़ों के और जो कमिश्नर्स से मनोनीत होते हैं, मतलब बेसिकली। तो अब जो है आगे वो कौन कौन से लोग थे जो इंटरिम गवर्नमेंट में रहे, और उनकी क्या पावर्स थी, या फिर कौन सा विभाग उनको मिला था, या कौन सी मिनिस्ट्री उनको मिली थी, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग एक बात और जान लेते हैं कि संविधान सभा की जो बैठक चली थी, वो 114 दिन तक चली थी। और संविधान जो है बन के निर्माण होकर के कंप्लीट हुआ 2 वर्ष 11 महीने 11 माह और 18 दिन, इतने समय में ये संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ था। और अब हम इसके आगे बात करते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट की बात करते हैं। कुछ चीज़ें हमने ये भी बताई थी कि कौन कौन से जो अदर कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, वहाँ से कौन कौन से जो मेजर पार्ट्स थे वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए। तो जैसे एक बार देखें तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है मेनली जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से संसदीय जो प्रथा थी, या संसदीय विशेषाधिकार थे, उनको लाया गया। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो उसको भी ब्रिटिश के द्वारा ही लाया गया था, ठीक है। तो ये, और ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज़्यादा जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम, या ये कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जितने भी प्रोविज़न्स थे, उसमें ज़्यादातर प्रोविज़न जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए।
और उसके बाद उस जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मैंने बताया, उसके साथ साथ जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी या फिर एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ये सभी जो है ब्रिटेन के संविधान से लाए गए। उसके बाद में आयरलैंड के संविधान से नीति संहिता तत्व लाए गए जो भाग 4 में दिए गए हैं। और ये नीति संहिता तत्वों के साथ में आयरलैंड के संविधान से ही जो 12 लोग मनोनीत होते हैं राज्यसभा में, उनको भी आयरलैंड के संविधान से इंक्लूड किया गया। न्यायिक पुनर्वलोकन, मौलिक अधिकार, ये जो है, और प्रेसिडेंट की पावर, ये सभी जो है ये अमेरिका के संविधान से भारत में के संविधान में लिया गया है। और इसका स्रोत जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दूसरा जो कहना का उद्देश्य ये है कि जो एक जो न्यायिक पुनर्वलोकन है, इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है। विधेयक जो है कानून बनता है। कानून कब बनता है? जब एक बार लोकसभा में पास हो जाएगा, फिर राज्यसभा में पास हो जाएगा, या राज्यसभा में पास होगा फिर लोकसभा में पास हो जाएगा। और इस तरह से तीसरा जो अंग है संसद का, वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर विद सील होने के बाद में वो विधेयक जो है कानून बन जाएगा, और विधेयक पारित होने के बाद में, कानून बनने के बाद में उसको लागू किया जाएगा, ठीक है, लागू हो जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और यदि इस कानून में जो बनाया गया है किसी भी प्रकार से मूल अवधारणा का खंडन होता है, या संविधान की मूल अवधारणा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो है चैलेंज किया जाता है, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। तो वो जो है उसकी विवेचना सुप्रीम कोर्ट करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना जो है न्याय देंगे कि वेदर द बिल और वेदर द एक्ट जो बनाया गया है, जो विधेयक है, जो कानून बनाया गया है, जो लॉ जो बनाया गया है, वो संविधान सम्मत है कि नहीं है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर का वो फॉलो करता है या नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में मैं अलग से एक क्लास लूँगा। छोटा सा बस यही बता देता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर वही है जो उद्देश्य प्रस्ताव के बाद में प्रस्तावना बना। संविधान की प्रस्तावना में जो जो शब्द दिए गए हैं, जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, तो ये सभी जो शब्द हैं, या फिर पंथ निरपेक्षता, तो ये सभी जो शब्द हैं ये जो प्रस्तावना से लिए गए हैं। और प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को ही जो है बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है। ज़्यादातर जो शब्द हैं उनकी विवेचना करने पर हमको पता लगता है कि उसमें जो शब्द हैं उनका किसी प्रकार से एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता या फिर पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया उसके बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो भी उसमें प्रस्तावना में जो टर्म्स दिए गए हैं उन्हीं को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है, ठीक है। तो अब आज की क्लास में हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इंटरिम गवर्नमेंट जो हमारी बनी थी, तो वो इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में बनी थी। एट दैट टाइम जो है वाइसराय थे लॉर्ड वेवेल, और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। और उसके बाद में ये कैबिनेट मिशन से जो है ये संविधान सभा का बनना जो है तय किया गया। और उसके बाद जो है संविधान सभा के जो मेंबर थे, वो मेंबर एक तो जो चुन के आए राज्य विधान परिषद से, या राज्य विधानसभाओं से बोलिए, राज्य विधानसभाओं से ये चुन के आते हैं। और उसके बाद जो है रजवाड़ों के भी को भी मनोनीत किया जाता है। रजवाड़ों के जो राजा होते हैं वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। और साथ में 4 सदस्य जो हैं वो कमिश्नरेट पद पे होते हैं, जो कमिश्नर्स होते हैं। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट, उसके बाद वेवेल के बाद में लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, तो वो भी इसी इंटरिम गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है किनको? जवाहरलाल नेहरू को। और उनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी दी जाती है, विदेश मंत्रालय भी दिया जाता है। विदेश मंत्रालय इनके हाथ में ही होता है। उसके बाद सरदार पटेल जो है, या वल्लभ भाई पटेल कह सकते हैं, तो मतलब गृह मंत्री बनते हैं, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी इनको दी जाती है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं,
फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इनको प्रोवाइड की जाती है, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनते हैं। डॉक्टर जॉन मथाई ये इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज मिनिस्टर बनते हैं, उद्योग के। और जगजीवन राम को जो है श्रम मंत्रालय दिया जाता है। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, इनको जो है डिफेंस मिनिस्ट्री का कार्यभार दिया जाता है। CH भाभा इनको ये एक पारसी थे और बिजनेसमैन, पारसी बिजनेसमैन थे। इनको वर्क्स, माइंस एंड पावर की जिम्मेदारी दी जाती है। अब इसमें जो मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ये जो है ये मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, ठीक है। जो जितने भी मेंबर थे, तो इसमें जो इंटरिम गवर्नमेंट में मेंबर थे तो उनको जो है मेंबर्स ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी मेंबर बोला गया। और अध्यक्ष वायसराय थे और उपाध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। फिर इंटरिम गवर्नमेंट में और कौन कौन आते हैं? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान वित्त मंत्रालय इनको दिया जाता है। एक बात इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, जो मुस्लिम लीग से आए हुए लोग थे वो 3 लोग थे। उनमें से एक थे लियाकत अली खान, दूसरे थे अब्दुल रब निस्तर, इनको पोस्ट एंड एयर डिपार्टमेंट दिया जाता है, पोस्ट एंड एयर मिनिस्ट्री दी जाती है। अरुणा आसफ अली नहीं कहेंगे, आसफ अली केवल। आसफ अली जो है ये रेलवे मिनिस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट परिवहन मंत्रालय इनको दिया जाता है। उसके बाद सी राजगोपालाचारी जिनको प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कहा जाता है, स्वतंत्रता के बाद जो है पहले जो गवर्नर जनरल बने भारत के, भारतीय गवर्नर जनरल बोला गया, ठीक है। तो वे एजुकेशन एंड आर्ट्स इनको मिनिस्ट्री प्रोवाइड की जाती है, शिक्षा एवं कला। आई चंद्रीगर जो है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री इनको दी जाती है। तो आई चंद्रीगर ये भी जो है ये मुस्लिम लीग के होते हैं। तो मुस्लिम लीग के 1, 2 और 3, ठीक है। अब्दुल रब निस्तर, 3 लोग मुस्लिम लीग के सदस्य होते हैं। राजा गजनफर अली खान खोकर, ये जो है मैंने बताया था अभी कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय इनको दिया जाता है। तो ये स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। और जोगिंदर नाथ मंडल ये शेड्यूल कास्ट पर्सन होते हैं और इनको जो है लॉ मिनिस्ट्री दी जाती है। और इनका कांग्रेस से बहुत ज़्यादा तालमेल रहता है। और गजनफर अली खान ये हेल्थ मिनिस्ट्री इनको प्रोवाइड की जाती है, यूनियनिस्ट पार्टी के थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब पहली कैबिनेट इंडिपेंडेंट इंडिया यानी 1951-52 में चुनाव होते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए पंचवर्षीय योजना भी 1951 में स्टार्ट होती है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। 1952 में ही जो है पहली लोकसभा चुन करके आती है। तो जितने मेंबर होते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली के या संविधान सभा के जितने भी मेंबर होते हैं उनको संसद में जो है उनको मेंबर बना दिया जाता है। तो संसद के मेंबर बन जाते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। और उसके बाद जो है इंडिपेंडेंट इंडिया की जो पहली कैबिनेट होती है उसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो विदेश मंत्रालय है वो भी अपने पास रखते हैं और साथ में साइंटिफिक रिसर्च का भी मंत्रालय जो है वो अपने पास ही वो रखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो गृह मंत्रालय उनके साथ पहले भी गृह मंत्रालय था उनके पास, तो ये गृह मंत्रालय ही रहता है। और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी वो मिनिस्टर होते हैं। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं, कृषि मंत्री एवं खाद्य एवं कृषि मंत्री कह सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाता है। फिर डॉक्टर जॉन मथाई ये रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते हैं। और RK षणमुखम चिट्टी, तो पहला बजट इन्हीं ने ही पेश किया था भारत का। ये वित्त मंत्रालय इनके हाथ में होता है, तो वित्त मंत्रालय ये वित्त मंत्री बनते हैं। और उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ मिनिस्ट्री इनके हाथ में होती है, लॉ मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद जगजीवन राम को लेबर मिनिस्टर बनाया जाता है। सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस मिनिस्टर, ये पहले भी थे और डिफेंस मिनिस्टर बाद में भी बनाए जाते हैं। जगजीवन राम को लेबर मिनिस्ट्री मिलती है। और उसके बाद में
राजकुमारी अमृत कौर को हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाता है। CH भाभा को कॉमर्स मिनिस्ट्री ही प्रोवाइड की जाती है, वाणिज्य मंत्रालय। रफ़ी अहमद किदवई को कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री दी जाती है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज मिनिस्ट्री प्रोवाइड की जाती है, ये इंडस्ट्री एंड सप्लाईज मिनिस्टर होते हैं। और VN गाडगिल, ये माइंस, वर्क्स एंड पावर, इसमें वर्क्स नहीं लिखा हुआ है, तो इनको जो है वर्क्स, माइंस एंड पावर की मिनिस्ट्री प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो है टोटल ये आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में जो पहली कैबिनेट होती है उसके कौन कौन से मेंबर होते हैं। तो इसमें जो टोटल संविधान सभा को लेकर एक चीज़ और मैं बता दूं कि संविधान सभा में 15 महिलाएं होती हैं। उन 15 महिलाओं में सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली और राजकुमारी अमृत कौर, विजयलक्ष्मी पंडित, हंसा मेहता। तो ये कुछ नाम हैं जो कि 15 महिलाओं में से महिलाएं थीं, उनमें से ये कुछ सदस्य हैं संविधान सभा के, ठीक है, महिलाएं। नेक्स्ट आते हैं कि पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से पार्ट हैं। तो 1 से लेके 22 तक जो टोटल पार्ट्स हैं, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद संख्या 1 से लेकर 4 तक। फिर सिटीजनशिप आता है, जो भारत के नागरिक कौन कौन बन सकते हैं और किन किन को भारत की नागरिकता किस प्रकार से जो है भारत की नागरिकता उनसे छीनी जा सकती है। तो नागरिकता को लेकर के भाग 2 में पूरा चैप्टर जो है वो दिया गया है। तो भाग 2 जो है वो संविधान का वो नागरिकता है, 5 से लेकर अनुच्छेद संख्या 11 तक। फिर आते हैं भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, या कह सकते हैं मौलिक अधिकार हैं, जो 12 से 35 तक हैं। और भाग 4 में फिर नीति से तत्व आते हैं। नीति से तत्व कहने का मतलब है, तो यहाँ पर जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो बोला गया है कि राज्य के कुछ कर्तव्य हैं। ये कह सकते हैं कि राज्य का कार्य जो है, एक जो शासन करने वाला है, स्टेट है, वो एक तरह से फैसिलिटेटर है सर्विसेज का, और उसको जो है कौन कौन से कार्य करने चाहिए, तो उसको लेकर के डायरेक्ट नीति तत्व बनाए गए हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं। तो ये जो है नीति तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। और साथ साथ में जो है ये इनका कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, 36 से लेकर से 51 तक, 36 से 51 तक है। और उसमें जो है कुछ अनुच्छेद बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे 40वां अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायती राज को लेकर के है। अनुच्छेद 45 है वो शिक्षा को लेकर के है, कि बच्चों की जो है 6 साल तक के बाल काल की जो है, तो 6 साल तक के बच्चों को जो है पोषण के लिए या पालन पोषण उनका किस तरह किया जाना है, उस पर जो है कि दायित्व को बोला गया है, माता के दायित्व को बोला गया है। और शिक्षा पर बोला गया है कि शिक्षा के अधिकार। और उसके बाद जो है 48 का ये बाद में ये जो है जोड़ा गया, ये पर्यावरण संरक्षण को लेकर के है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जो इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हैं। और उसके बाद जो है विदेश नीति में जैसे बोला गया, ये अनुच्छेद 51 जो है वो विदेश नीति पर है। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो हैं ये जोड़े गए थे कि संविधान किस देश से लिए गए? रूस से लिए गए हैं। तो रशिया से ये लिए गए हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको किस समिति द्वारा जोड़ा गया? तो जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उनको स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि यूनियन, संघ। ये संघ में प्रेसिडेंट से लेकर के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद का लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी इंक्लूड हैं इसमें संघ में। वाइस प्रेसिडेंट और उनके कार्य क्या क्या हैं वो सभी इसमें गिवन हैं, उसको हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे द यूनियन में। और इसके जो अनुच्छेद हैं वो 52 से लेकर के 151 तक हैं, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद संख्या
जो है माफ़ कीजिएगा, ये भाग चल रहे हैं। ये भाग 5 जो है ये यूनियन है, मतलब संघ है, और भाग 6 जो है ये राज्य के बारे में दिया है। तो जितने भी राज्य हैं उनके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो राज्य के क्या पावर हैं, गवर्नर के क्या पावर हैं, और दूसरा जो है इसमें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है, मुख्यमंत्री होते हैं, तो उनके कार्य क्या क्या हैं उनके बारे में दिया गया है। पार्ट 7, 7वें जो है भाग जो है संविधान का, इसको निरसित कर दिया गया था, और ये जो है 7th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1956 में इसको निरसित कर दिया गया था। ठीक है। पार्ट 8 ये द यूनियन टेरिटरीज़ है, जो भी संघ राज क्षेत्र हैं भारत के, उनके बारे, उनके प्रशासन के बारे में दिया गया है, और ये है 239 से 242 तक। फिर पंचायती राज आते हैं, भाग 9 में पंचायती राज है। तो उन पंचायती राज को, जैसा पता है आप लोगों को, कि पंचायती राज को सबसे पहले संविधान का दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा भाग 9 में दिया गया है, और अनुसूची 11 जो है उसमें पंचायती राज दी गई हैं के बारे में दिया गया है। और साथ साथ में जो पंचायती राज को लेकर के जो भाग 9 में उसको जो सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम है, उसमें टोटल जो है अलग अलग पार्ट में उनको डिवीज़न किया गया है। तो उसके बारे में हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। 243 अनुच्छेद से लेकर के 243 ओ तक ये होते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है म्यूनसिपैलिटीज़ है। म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं, नगर निगम की बात आती है, नगर पालिकाओं की बात आती है, नगर परिषद की बात आती है। तो ये म्यूनसिपैलिटीज़ जो है, नगर पालिकाएँ, ये 243 पी से लेके 243 ZG तक इनको जोड़ा गया। ठीक है। उसके बाद जो है 9B ये बाद में जोड़ा गया है, इनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, और ये 243 ZH से लेकर 243 ZT तक हैं। उसके बाद शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको लेकर विशेष प्रावधान जो है वो 244 से लेकर के 244A, ये दो जो हैं अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं। तो ये दोनों अनुच्छेद भाग 10 में दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद 11वें भाग में केंद्र राज्य संबंध हैं, 245 से लेके 263 तक अनुच्छेद 200। उसके बाद भाग 12 जो है वो वित्त को लेकर के है, प्रॉपर्टी को लेकर के है, साथ साथ में उसको स्वीट्स है ना, और ये जो है 264 से लेके 300 का या 300A तक दिया गया है। ठीक है। और 300 का यहाँ पे एक बात हम कहेंगे कि ये 300 कुछ नहीं, बल्कि ये क्या है कि हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, 7 में से अब 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार है वो 7वां था, उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकार से हटा करके 300 का में जोड़ा गया। अनुच्छेद 300 का में वो आ जाता है, और वो एक अब कह सकते हैं कि बाई लॉ कह सकते हैं, या विधिक अधिकार है। तो ये जो है अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो संपत्ति का अधिकार जो है ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको भाग 12 300 का में जोड़ा गया था। ठीक है। और उसके बाद जो है भाग 13 में ट्रेड है, कॉमर्स है विद टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी जो भी ट्रेड होना है, व्यापार होना है, व्यापार के को लेकर के जो भी नियम कानून है या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो भी आर्टिकल्स हैं वो दिए गए हैं संविधान में भाग 13 में। वाणिज्य को लेकर भी भारत के अंदर जो भी भारत टेरिटरी के अंदर जो भी सीमा के साथ में जो व्यापार होता है उसके बारे में जो भी कानून बनाए जाएंगे वो 301 से लेकर 307 अनुच्छेद तक दिए गए हैं। फिर आते हैं सर्विसेज, सेवा क्षेत्र को, यूनियन एंड द स्टेट, सेवा क्षेत्र को जो है ये दिया गया है 308 से 323 तक अनुच्छेद तक। ये भाग 14, भाग 14 का ट्रिब्यूनल्स की बात कही गई है, जैसे NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। तो देयर आर वेरियस ट्रिब्यूनल्स, जिसमें क्या होता है वो भी एक तरह से न्याय की तरह काम करते हैं, न्यायालय की तरह काम करते हैं। और वो ट्रिब्यूनल्स होते हैं
उनके बारे में 14 का या कह सकते हैं 14A पार्ट जो है उसके उनके बारे में गिवन है। और ये 323 से लेकर 323B तक आर्टिकल जो हैं ये इसके अंडर में आते हैं। उसके बाद मैंने भाग 15 बताया था इलेक्शंस को लेकर के। तो निर्वाचन जो है ये भाग 15 में आता है और ये 224 से लेके 329 से लेकर 24 से लेकर के 329A या 329 का कह सकते हैं ए। तो ये भाग 15 है। उसके बाद भाग 16 जो है वो सर्टेन क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविज़न है। SC STs के लिए स्पेशल प्रोविज़न वो है 330 से लेकर 342 तक अनुच्छेद में दे रखे हैं संविधान में। उसके बाद भाग 17 है वो राजभाषा को लेकर है और ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के। तो देखिए, एक तो राजभाषा हिंदी राजभाषा है, दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज में जो भी प्रादेशिक भाषाएं हैं उसके साथ साथ जो 14 भाषाएं थीं, है ना। तो 14 भाषाएं जो थीं वो मूल संविधान में थीं। उसके बाद जो है 22 भाषाएं इस समय हैं। तो टोटल 22 जो है 22 भाषाएं हैं, ठीक है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज कही गई हैं। तो ये 343 से लेकर के 351 अनुच्छेद तक इनके बारे में दिया गया है। तो भाग संख्या 18 जो है ये आपात उपबंध है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। इमरजेंसी प्रोविज़न 352 से 360 में गिवन है। 352 जो है वो इमरजेंसी के लिए है कि अगर किसी हमारे पड़ोसी देश से हमारा जो है वार हो जाता है या फिर किसी तरह से ये मान लीजिए शांति भंग हो जाती है, तो वॉर के टाइम पे इंडिया पाकिस्तान वार हुआ या फिर इंडिया चाइना वार हुआ, युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, उस टाइम पर ये 352 के तहत जो है ये इमरजेंसी लगाई गई थी। उसके बाद जो एक आती है कि आंतरिक अशांति को लेकर के इमरजेंसी लगाई गई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेकर के, फिर उसको चेंज किया गया 42वें संविधान संशोधन में। उसको जो है क्या कह दिया, सशस्त्र विद्रोह कह दिया गया। यानी कि शस्त्र के साथ में जब तक विद्रोह नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, तब तक जो है इमरजेंसी इंडिया के किसी भी पार्ट में इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक प्रोविज़न था। तो अशांति, आंतरिक अशांति का पूरी तरह से जो है विवेचना नहीं करी गई थी उसको, और उसको लेकर के जब 356 अनुच्छेद 352 अनुच्छेद के तहत जो है जब ये आपातकाल लगाया गया था, तो उसमें कुछ प्रधानमंत्री ही चूँकि सब काम जो है प्रधानमंत्री को करना होता था, और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति जो है वही कार्य करेंगे जो कि प्रधानमंत्री की जो है देंगे। और प्रधानमंत्री जो है वो क्या है कि मंत्रिपरिषद जो है, पूरी मंत्रिपरिषद के जो है मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। तो वो जो है एट दैट टाइम जो है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व जो है इसका, तो मंत्रिपरिषद, पूरी मंत्रिपरिषद जब तक नहीं होगी तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो पूरी मंत्रिपरिषद को शामिल किया गया, तो केवल प्रधानमंत्री को शामिल नहीं किया गया। पहले जो है केवल प्रधानमंत्री होते थे। तो एट दैट टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जब इमरजेंसी लगाई गई थी आंतरिक अशांति को लेकर के 1975 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं मिसलेनियस। इसमें गिवन है 361 से 367 के बीच में 368 आर्टिकल में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो 368 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे। तो पार्ट 20 भाग 20 में अमेंडमेंट्स के बारे में है, और भाग 21 में जो है वो टेम्परेरी प्रोविजंस हैं और स्पेशल प्रोविजंस जो भी हैं वो भाग 21 में है, और भाग 22 में शॉर्ट टाइटल हैं या कह सकते हैं संक्षिप्तिका है, ये भाग 22 में। और साथ साथ में कमांसमेंट, ऑथोरिटेटिव, टेक्स्ट इन हिंदी, रिपील्स, ये सभी जो हैं ये भाग 22 में दिए गए हैं। तो ये 369 से 392 में ये टेम्परेरी प्रोविजंस हैं, और ये 393 से 395 में ये शॉर्ट टाइटल हैं। तो ये थे सभी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडमेंट ये 368। तो
बिल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में जब हम संघ के बारे में पढ़ेंगे या यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा और बिल जो है किस तरह पारित होते हैं। तो उसमें अमेंडमेंट्स में इसमें याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जब भी कोई बिल, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि संवैधानिक रूप से जो जब भी संविधान में संशोधन किया जाता है तो संविधान संशोधन बिल में ये विधेयक में ऐसा होता है कि इसको मान लीजिए टोटल का 50% प्लस 2/3 बहुमत जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनका लेकर के को ही लेकर के ये जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो ये जो है विशेष बहुमत बोला जाता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा में जब कभी भी किसी विधेयक को लेकर के कन्फ्लिक्ट होता है या कह सकते हैं कि जो एक मत या नहीं होते हैं दोनों, तो मतों में विभेद होता है, तो उस टाइम पे क्या होते हैं, जॉइंट सेशन बुलाया जाता है लोकसभा राज्यसभा का। तो जॉइंट सेशन लोकसभा राज्यसभा का जब बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और उसको आहूत यानी कि उसको जॉइंट सेशन बुलाने के लिए जो परमिशन देता है वो राष्ट्रपति देता है। यहाँ पर ये दो जो ऐसे बिल हैं, एक तो धन विधेयक या कह सकते हैं मनी बिल और दूसरा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इन दोनों बिलों में को लेकर के कोई यहाँ पे दोनों सदनों का जो है मतभेद होने पर भी लोकसभा का माना जाता है इसमें, और जॉइंट सिटिंग नहीं होती है इसमें दोनों सदनों के मेंबर्स की। तो यहाँ पर उसके बाद जो है जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इसको लौटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। इसके साथ साथ ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई प्रोविज़न होता है उसके लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर कि कौन कौन सी अनुसूची हैं। तो सबसे पहले जो है पहली अनुसूची जो है वो है नेम ऑफ द स्टेट, राज्य के नाम और यूनियन टेरिटरी के नाम और उनके ज्यूरिडिक्शन, उनके क्षेत्र, न्याय क्षेत्र में कौन सा एरिया आ रहा है उस पर ये है। दूसरा शेड्यूल किस पर है? दूसरा शेड्यूल जो है वो सैलरी पर है, एमोलूमेंट्स पर है, भत्ता, वेतन। और इसमें मैं ये जो है प्रोविज़न सभी राष्ट्रपति से लेकर जितने भी संवैधानिक पद हैं उनकी क्या क्या सैलरीज होगी, क्या क्या एमोलूमेंट्स होंगे, वो सभी इसमें दिए गए हैं। अलाउंसेस भी दिए गए हैं दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची जो है वो ओथ और एफर्मेशन की है, यानी शपथ की। तो शपथ जो है संविधान के सम्मत जो है कार्य करने की मैं शपथ लेता हूँ, ऐसा भारत के संविधान को साक्षी मानते हुए इस शपथ में इसमें जो है ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर में जो लोग हैं या जैसे कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उनके जो हेड हैं उन सभी की जो है शपथ इसमें दी हुई है। एक जो इम्पोर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में इसमें जो प्रेसिडेंट हैं उनकी शपथ नहीं दी गई है इस तीसरी अनुसूची में। उसके बाद में फोर्थ शेड्यूल जो है चौथा जो अनुसूची है वो राज्यसभा की सीटों को लेकर के है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में सीटों को लेकर के जो भी नई सीटों का जो है उनको बढ़ाना होगा या फिर किसी भी सीट का जो है उसका एक तरह से बाउंड्री चेंज करनी है तो उसको लेकर के भी राज्यसभा की सीट जो है वो स्टेट्स की और यूटीज़ की डिसाइड करी गई हैं। ये चौथी शेड्यूल के है। फिर आते हैं फिफ्थ शेड्यूल पर। फिफ्थ शेड्यूल है पांचवा जो शेड्यूल है, पांचवी जो अनुसूची है वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ट्राइबल एरिया हैं, उनकी कोई संस्कृति है, मान लीजिए कोई जनजाति है, उस जनजाति के पहनावा अलग है, भाषा अलग है, तो उनको अछूत बनाए रखने के लिए ये जो है पांचवी अनुसूची जो है दी गई है। पांचवी अनुसूची के तहत कानून बनाए जा सकते हैं, ठीक है, या बनाए जाते हैं या बनाए जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है सिक्स्थ शेड्यूल, छठवां जो अनुसूची है वो विशेष राज्य का दर्जा है। तो इसमें विशेष राज्य का दर्जा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। अब इसमें जो ट्राइबल एरिया कौन कौन से स्टेट है जिसमें ये ट्राइबल एरिया गिवन है जहाँ का, तो ये जो वहाँ की जनजाति है तो वहाँ की भूमि से लेकर के वहाँ की जो जंगल हैं जिन जंगल में वो जनजाति रह रही है
तो ये उन्हीं का अधिकार है, उन्हीं की भूमि है, किसी भी प्रकार से उसको खनन के लिए या फिर किसी अन्य कार्य के लिए उसको जो है आदिवासी से छीना नहीं जा सकता। तो वो प्रावधान जो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के हैं, ठीक है। तो असम में, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के लिए ये प्रावधान दिए गए हैं इसमें 6th शेड्यूल में। अब आते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र सूची है और उसके बाद जो है राज्य सूची है और उसके बाद समवर्ती सूची है और अपशिष्ट सूची है। अब देखिए यहाँ पर जो है केंद्र सूची के लेकर के जो भी विषय हैं उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, राज्य सूची पर जो है राज्य सरकार कानून बना सकती है, और जो कंकरेंट लिस्ट है या कह सकते हैं समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो ली गई है, तो उसमें जो है ये केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। और उसके बाद उसके साथ साथ जो है 7th शेड्यूल में ये 7वीं अनुसूची में जो है चौथी जो सूची है वो अवशिष्ट सूची जोड़ी गई है, वो है साइबर अपराध या साइबर को लेकर के, साइबर सुरक्षा है ना, साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के जो भी कानून आएंगे तो वो जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है उसके लिए, लेकिन वो अवशिष्ट सूची में उसको चौथी सूची में मार्क किया गया है, ठीक है। 8वीं जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में है कि टोटल जो है 22 भाषाएं हैं। जो 8वीं अनुसूची है तो 22 भाषाओं को लेकर के है, और पहले जो है 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। अब 9वीं अब ये जो 8 अनुसूची हैं, ये 8 अनुसूची जो थी ये टोटल जो है ये मूल संविधान में थी, ठीक है ना। तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और पूरे 22 भाग, ठीक है। उसके बाद जो है 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची दल बदल को लेकर के है, और 9th अनुसूची, 9वीं अनुसूची को याद रखिएगा भूमि सुधार को लेकर के है। 9वीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के है, जमींदारी सिस्टम का किस तरह से उसको ख़त्म किया गया था, एबोलिशन किया गया था, तो उसको लेकर के है एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। और ये जो पहला जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में वो 1951 में हुआ था, 1951 में, और एंड दैट वाज द अमेंडमेंट फॉर द लैंड रिफॉर्म्स। तो वो लैंड रिफॉर्म्स के लिए ही अमेंडमेंट किया गया था। उसके बाद आते हैं 10वीं अनुसूची, इसमें प्रोविज़न रिलेटिंग टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। राज्य विधानसभा और संसद के लिए जो भी मेंबर्स हैं, तो वो मेंबर्स क्या करते हैं, एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं। तो उस कारण से अगर किसी दल में जो है ज़्यादा मेंबर्स किसी दूसरी पार्टी से, अलग अलग पार्टी से पहुंच गए, उसका वो दल सरकार बना सकता है। ऐसे केस में क्या होता है कि 10th शेड्यूल को जो है जोड़ा गया, और इसमें जो है दल बदल संबंधी कानून बनाए गए कि किन किन जो कंडीशंस पर जो है डिसक्वालीफाई हो सकते हैं जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव हैं राज्य में, ठीक है। तो ये हो गया, तो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। उसके बाद है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल पंचायती राज को लेकर के है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज जोड़ी गई इसमें, और 12वीं अनुसूची में जो है म्यूनसिपलिटी जोड़ी गई, यानी नगर पालिकाएं जोड़ी गई, ठीक है। अब 11वीं अनुसूची में पंचायती राज सिस्टम है, इसमें 29 विषय हैं जिसमें पंचायती राज कानून हैं, उन विषयों पर कानून बना सकती है सरकार, तो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। म्यूनसिपलिटीज़ पर भी ये 18 विषय हैं जिस पर सरकार कानून बना सकती है। पंचायती राज को लेकर बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर अशोक मेहता कमेटी, है ना, फिर और भी कमेटीज़ आई, सिंघवी कमेटी आई, उसके बाद में राव कमेटी आई, तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। और 12th शेड्यूल हमने बता दिया है कि म्यूनसिपलिटीज़ को है। तो ये टोटल जो है 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग के बारे में मैंने आपको बताया, उसके डिटेल के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो स्टार्टिंग होती है चैप्टर वाइज या पार्ट वाइज, उसको ही हम जो है इसको कंसीडर करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। तो मेरा ये कहना भी है लोगों से, आप लोगों से, कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसकी जानकारी मिल जाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आप लोग कोई भी वीडियो जो आप लोग को क्लासेस का ये वीडियोस जो हैं वो प्रदान किए जाते हैं, उनको आप पूरा देखें और स्किप ना करें, ना तो स्किप करें ना अधूरा देखें।
तो पूरा वीडियो जो है शुरू से लेकर आखिरी तक आपको देखना चाहिए, ताकि जो है कोई भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो स्लिप ना कर जाए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।